नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो आपको पता है कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास कर रहे हैं, और मध्यकालीन इतिहास में भी बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया। मध्यकालीन इतिहास का दौर चल रहा है आपका, तो देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में आज हम पढ़ेंगे जो हमारे दिल्ली सल्तनत। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी हम वो पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर किन किन लोगों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत, देखो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले प्रमुख 5 वंश हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रमुख 5 वंश। पहला वंश है गुलाम वंश। सबसे पहले गुलामों ने राज किया। तभी तो कभी कभी व्यंग में बोलते हैं ना कि भारत पर तो गुलामों ने भी राज किया है, जो दूसरों के गुलाम थे उन्होंने भी भारत को गुलाम बनाया है। तो ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है हमारे इतिहास के लिए, पर जो है वो है। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजियों में सिर्फ 2-3 शासक ही हुए हैं, लेकिन जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है उसका बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तीसरा वंश है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसमें हम मुख्यतः देखेंगे आपके जो क्या बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आएगा सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश जो है एकमात्र शिया वंश है। एकमात्र शिया वंश है। इसके बाद आएगा आपका लोधी वंश। लोधी वंश। गुलाम वंश की बात करें, इसको इरेज कर देता हूं यहां से। अब आपकी बात करें गुलाम वंश की, तो सारे वंश के संस्थापक देख लीजिएगा। आपके सारे वंश के संस्थापक आपके बहुत लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा डार्क कलर का चुन लेते हैं, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपके आए थे खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे आपके खिलजी वंश के संस्थापक। इसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक। खिज्र खां। खिज्र खां हो जाएंगे आपके सैयद वंश के संस्थापक, खिज्र खां। इसके बाद आपका आएगा लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। इसी में सिकंदर लोधी वगैरह सब पढ़ेंगे। बहलोल लोधी, तो ये आपके वंश के संस्थापक हैं। ये आपका वंश दिया है और यहां पे दिया है आपका संस्थापक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको अगर इनका क्रम पूछते हैं कि कौन वंश पहले आया कौन बाद में आया, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? गुड़खा तस्लीम। बहुत पॉपुलर है, मतलब आसान ट्रिक, मुश्किल क्यों रखें, बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो गुलाम हो गया बू से, ठीक है। उसके बाद खा से खिलजी हो गया, खिलजी हो गया। ता से तुगलक हो गया, सा से सैयद हो गया, और ला से लोधी हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। आपको अगर क्रम भूलता है तो एक बार ऐसे याद रख लेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इतनी चीज हो गई हमारी
कि अच्छा गुलाम वंश को और क्या क्या बोलते हैं? तो गुलाम वंश को बोलते हैं, गुलाम वंश तो बोलते ही हैं, और बोलते हैं इसको हम मामलूक वंश। क्या बोलते हैं? मामलूक वंश। मामलूक वंश बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इलबरी तुर्क वंश। क्या बोलते हैं? इलबरी तुर्क वंश। तो ये आपका इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा इतिहास है। इसके बाद बात करेंगे इसमें कौन कौन किनका किनका नाम आएगा। तो बहुत नाम है आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मशहूर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, कैमुअर्स, काफ़ी नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी नाम इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें बात करेंगे हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये तुर्की राज्य का भारत में संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक है। और ये क्या है? गौरी का गुलाम, गौरी का सिपह, सिपह सालार, गौरी का सिपह सालार। सिपह सालार का मतलब होता है कमांडर। ठीक है, वह गुलाम, गौरी का कमांडर है और गुलाम है। ठीक है, गौरी का कमांडर है और गुलाम है। इसके बाद बात करेंगे तो इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण कर रहा है, इसने खुतबा नहीं पढ़ाया, इसने अपने आप को सिर्फ मलिक या सिपह सलार माना। ठीक है, हालांकि 1208 में जो गौरी का भतीजा है गयासुद्दीन महमूद, उससे इसको दास्ता मुक्ति मिल गई, दास्ता मुक्ति पत्र। एक बार दास्ता मुक्ति पत्र जारी हो जाता था तो फिर आप उस व्यक्ति के गुलाम नहीं रह जाते थे, उस व्यक्ति के आप गुलाम नहीं रह जाते थे। तो कुछ ऐसा था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, काफी सारी चीजों को देखेंगे, इसने क्या क्या बनवाया और क्या। तो इसके निर्माण को देखते हैं। चलो, निर्माण से जुड़े क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसने किस किस चीज का निर्माण कराया, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा इसने बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पेपर में कई बार आया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी क्या है? मस्जिद है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। तीसरा है आपका, तीसरा आपका क्या इसका इंपॉर्टेंट काम है? तो इसने कुतुब मीनार का काम शुरू कराया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। तो कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करने का जो श्रेय है वो इसको जाता है। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया और ये बनाया। ठीक है, ये बनाएगा नहीं, इसका निर्माण शुरू करेगा। अच्छा, ये इस्लामी वास्तुकला कैसी होती है? कैसी होती है? आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो कुछ ऐसे टॉम्ब होते हैं मस्जिदों के, जो आपने टॉम्ब पे ध्यान दिया होगा तो कैसे होते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इस्लामी वास्तुकला।
कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है टॉम, ये थोड़ा सा और गोल होता है। अभी मैं परफेक्टली बना नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ परफेक्टली, थोड़ा बना के दिखा के। आज तो बना के ही रहेंगे। अरे चलो मोटा मोटा देख लेते हैं, लगता है आज बनने के मूड में नहीं है। कुछ ऐसा टॉम होता है, ठीक है, कुछ ऐसा टॉम होता है। ये क्या है, ये ऐसा कुछ गुम्बद गुम्बद ऐसा ही होता है ना, मस्जिदों का गुम्बद आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है ना। तो ये भारत में गुम्बद निर्माण व मेहराब निर्माण कला, ये रोम से आई है, रोम से अरब में गई, अरब से भारत में आई। मस्जिदों पे कुरान की आयतें, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग करते थे, मानव व पशु आकृतियों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये था कुछ जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले लेक्चर में। लेक्चर नहीं, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कवर हो पाए आपको कवर करा दूं। इल्तुतमिश भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो आपकी कुतुब मीनार है उसका इतिहास बताऊंगा कि किसने किसने कुतुब मीनार में काम किया है, काफ़ी लोगों का मतलब काम लगा है। इल्तुतमिश, इसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इल्तुतमिश जो है ये आराम शाह, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना था। एक बार क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि कुतुबुद्दीन के बाद मैंने क्रम सीरीज लगाने को दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें आराम शाह आया था। तो ये आराम शाह को मार के शासक बनता है। चूंकि जनरली एग्जामों में नहीं आता इसलिए आपको बताया नहीं जाता है, बाकी मैं आपको बता दूं, आराम शाह को मारकर शासक बना, आराम शाह को मार के शासक बना, ठीक है। और ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ऐबक का गुलाम। तभी तो बोलते हैं ना, गुलामों की गुलामों ने भी हम पे राज किया है, गुलामों का गुलाम था, ये ऐबक का गुलाम था। और इलबरी तुर्क व बदायूं का गवर्नर था। इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, आपका जवाब होगा इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। बगदाद के खलीफा से इसने किसकी उपाधि ली, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि हासिल की। इसने एक लड़ाई भी लड़ी है, इसको कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध। और ये किसके बीच में होती है, इल्तुतमिश और इल्तुतमिश बनाम यल्दौज। ये काफी सुलझा हुआ होशियार शासक था। एक बार क्या हुआ कि तराइन का तटीय युद्ध हुआ, इसमें इल्तुतमिश बनाम यल्दौज की लड़ाई हुई, इल्तुतमिश ही था।
एक बार इसके शासन के टाइम पे, मैं इसको क्यों चतुर राजा कह रहा हूँ, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का हमला हुआ, क्योंकि जो है ख्वारिज़्म सम्राट जलालुद्दीन क्या हो गया था, भाग के यहाँ पे आ गए थे। इसने क्या कहा, उनको शरण देने से पहली बात मना किया, दूसरी बात है चंगेज खां के पास पहुंच गया और बोला कि हमने उनको शरण देने से मना कर दिया है और आपकी, और तुरंत तोहफे वोफे लेके पहुंच गया। तो जब कोई आदमी सामने से तुम्हें समर्पण दिखाए ना, तुम उस पर हमला नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा अरे ये तो पहले से टैकल है। तो यही मतलब इसकी जो नीतियां थी, इसने भारत को एक बड़े हमले, चंगेज खां कितना खुखार शासक था, उसके हमले से बचाया। और इसके क्या काम है, प्रमुख कार्य देखते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या काम करवा रहा है। तो सबसे पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट कामों में गिना जा रहा है वो है आपका कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। कुतुब मीनार निर्माण क्या कराया, पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, ठीक। और क्या किया इसने, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी। और क्या है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इक्ता प्रणाली अपनाई, इक्ता प्रणाली चलाई। विजिबल नहीं होगा, फिर से लिख देता हूं, इक्ता प्रणाली चलाई। और एक काम इंपॉर्टेंट है, 40 गुलामों के सरदारों का संगठन बनाया, जिसको क्या कहा, तुकान ए चिहलगानी, तुकान ए चिहलगानी। 40 गुलामों के सरदारों का संगठन, 40 गुलाम सरदारों का संगठन। तो ये क्यों बनाया, अब देखो उसको क्या था कि उसको कंट्रोल चाहिए था, कंट्रोल के लिए तुम्हें ज्यादा विश्वास पात्र लोग चाहिए होते हैं, तो उसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और उसको नाम दिया तुकान ए चिहलगानी। और इसके बाद इसने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, क्योंकि जो दिल्ली के रिच लोग थे वो पॉलिटिक्स में, नेतागिरी में भाई हस्तक्षेप करते थे, तो सबसे पहले उनका दमन किया, ठीक है। न्याय देने के लिए से अमीर ए दार बनवाया, न्याय का घंटा लगवाया दिल्ली में, और जिसको हावर ऑफ जस्टिस बोलते हैं। वास्तुकला में बात करते हैं तो इसने क्या क्या बनवाया, इसने बनाया हौज ए शमशी, हौज ए शमशी का निर्माण कराया। मदरसा ई मुइज़्ज़ी, मदरसा ए मुइज़्ज़ी, इसका भी इसने निर्माण कराया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हौज शमशी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। इसके बाद बात करेंगे तो तीसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। सोचिए महिला शासक बन रही है उस समय पे, कितनी बड़ी बात है। भारत की, पेन चेंज करते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक। रजिया ने क्या किया था, पर्दा प्रथा का त्याग,
पर्दा प्रथा का त्याग किया और इसने पुरुषों की तरह चोगा, पुरुषों की तरह क्या पहना, चोगा। चोगा मतलब क्या होता है समझते हैं, काबा। पुरुषों की तरह चोगा मतलब पूरा जो फुल ऊपर से नीचे पहनते थे काबा, ऐसा चोगा पहना। और कुलाह मतलब टोपी लगाई, कुलाह मतलब टोपी लगाई। आपके जो एग्जाम टफ होते हैं ना उनमें यही टर्म्स पूछ लेता है कि क्या पहना, कुलाह पहना। कुलाह क्या होता है, अब आप फंस जाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, भाई पर्दा प्रथा का इसने त्याग कर दिया। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमीर खादूर घोड़ों का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। तो जब इसने गैर तुर्कों को मतलब और अन्य जातियों को उसने जब सामंत बनाया, इसके प्रयास से जो तुर्की अमीर थे वो उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने इसे बंदी बना के गद्दी पे किसको बैठाया, मुजाहिद्दीन बहराम शाह। ठीक है, तो रजिया का तख्त पलट हो गया। और रजिया की शादी किससे हुई, तो शादी हुई, ये देख लीजिएगा कभी कभी पूछ लेता है, अल्तुनिया से शादी हुई रजिया की, अल्तुनिया से शादी हुई। इसके बाद रजिया ने एक बार फिर कोशिश किया गद्दी प्राप्त करने का, लेकिन नहीं, रजिया की हत्या हो गई। किनके द्वारा, डाकुओं के द्वारा। कैथियल के पास एक जगह है, वहां पे रजिया की हत्या हो गई। और रजिया का चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद। ये भी थोड़ा सा पढ़ने लायक है। पढ़ने लायक इसलिए क्योंकि एक तो ये सादगी के साथ जीवन जी रहा है, उस समय का सुल्तान। सोचिए, देखिए, अब देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आई होप आप लोग के लिए ज्यादा नहीं हो रहा होगा, समझ लीजिए, एक ही क्लास में खत्म कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। क्या है, नसीरुद्दीन महमूद। नहीं होगा क्लास, क्वेश्चन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद तो सबसे बड़ी बात, अत्यंत सादा जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था, ये होता है ना सादगी की बात आएगी तब तक इसका नाम लिया जाएगा। अत्यंत सादा जीवन जीता था। ठीक है, अत्यंत सादा जीवन जीता था। इसके बाद बात करेंगे, इस्लाम के अनुसार चलता था, इस्लाम के अनुसार जीवन व्यतीत करता था, मतलब रिलीजियस आदमी था। कुरान की नकल कॉपी ऑफ कुरान रखता था अपने पास। और टोपी सीकर जीवन यापन करता था। टोपी सीकर जीवन यापन करता था मतलब खाली टाइम में जो टोपी सिलता था उससे जो उसको पैसे मिलते थे, समझ लो, उसी से जीवन यापन करता था। इसने अपना जो नाइब ए ममलियात नायाब ए ममालिकात बनाया। वो जिस इंसान को बनाया, एक्चुअल में सारा शासन वो चला रहा था, वो था बलबन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन को। और बलबन को पढ़ते पढ़ते ही ये जो हमारा वंश है खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस वंश के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। तो बलबन को देखते हैं। बलबन में क्या है इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। तो इसका असली नाम क्या था, बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूग खां। तो मेन इसका नाम देखने को मिलता है उलूग खां। आपसे पेपर में पूछता है उलूग खां।
ठीक है, ये इसका नाम था। बलबन तो बाद में उपाधि मिली। अच्छा, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उस समय क्या होता था कि मेवाती डाकुओं का बहुत कहर था। मेवाती डाकू आते थे, लोगों की प्रॉपर्टी लूट लेते थे, और जो है मतलब बहुत उनका आतंक था। तो मेवाती डाकुओं को इसने समाप्त कर दिया। मेवाती डाकुओं की समाप्ति। कभी कभी आपने सुना होगा बलबन ने एक नीति अपनाई। उस नीति का क्या नाम था? लौह एवं रक्त की नीति। ये यही तो है, ये यही तो है। या तो तुम हमारे कंट्रोल में आ जाओ, या तो फिर खून बहाने के लिए रेडी हो जाओ। लौह एवं रक्त की नीति, यही है लौह एवं रक्त की नीति। इसने जो है तुर्कान ए चहलगामी की समाप्ति कर दी। किसकी समाप्ति कर दी? तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी की क्या कर दी? समाप्ति कर दी। तुर्कान ए चहलगामी की समाप्ति कर दी। और इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज विभाग बनाया। और ये कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। इसने एक और विभाग बनाया जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक। और ये कैसा विभाग था? ये कैसा विभाग था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग था। इसने नवरोज त्योहार बनाना प्रारंभ किया। क्या बनाना प्रारंभ किया? नवरोज त्योहार। इसने एक नगर भी बसाया जिसका नाम है सीरी। सीरी नगर बसाया। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बलबन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं देवीय राजस्व का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन किंगशिप। मतलब राजा सुप्रीम पावर है, ऐसा कुछ एक सिद्धांत दिया था बलबन ने। इसको थोड़ी सी जगह लेके मैं बताता हूं। चलो ठीक है, यहां पे बन जाएगा। बलबन का दैवीय सिद्धांत। क्या कहता है बलबन का दैवीय सिद्धांत? आइए देखते हैं। तो बलबन ने क्या कहा? सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व है। सुल्तान क्या है? सुल्तान क्या है? अल्लाह का प्रतिनिधित्व है। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसने बोला, इसने जो वर्ड यूज किया था, टर्म यूज किया था, इसने वर्ड यूज किया था नियामत एक खुदाई, पैगंबर के बाद सुल्तान, और जिल्लाही ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये था बलबन का देवी सिद्धांत। बलबन बोलता था कि देवताओं के मतलब जो हमारे मतलब उनके में जो उनके पूजनीय हैं अल्लाह, उनके बाद अगर किसी का स्थान आता था तो वो सुल्तान का आता था। ये उसने सिद्धांत दिया। अच्छा, उसने दो प्रथा भी चलाई। एक प्रथा चलाई सिजदा, सुनते होंगे सजदा सिजदा, और दूसरी पैबोस। अच्छा, सिजदा क्या होता है? सिजदा या सजदा क्या होता है? घुटनों पर बैठकर सर झुकाना। घुटनों पर बैठकर सर झुकाना, ठीक है, सजदा करना। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और किसी के सामने नहीं, मतलब सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। पैबोस क्या होता है? पैरों को चूमना। पैरों को चूमना, ये होती है पैबोस।
ये प्रथाएं हैं, इन पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया है। ये कुलीनता का समर्थक था, ये बोलता था कि रक्त की शुद्धता इंपॉर्टेंट है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर वो गरीब से आता है तो फिर वो अच्छा राजा नहीं होगा। मतलब बेसिकली वो बता रहा था कि सुल्तान का बेटा ही सुल्तान बन सकता है, क्योंकि वो रक्त की शुद्धता खुद मतलब जो है गुलाम वंश से नाता रख रहे हैं, लेकिन कट्टर बनने के लिए कई बार लोगों में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है, इसका समर्थन करना पड़ता है। उसने बोला था सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती। भाई अल्लाह के बाद जिसका स्थान है उसकी तुम आलोचना करोगे? तो ये देवी राजस्व का सिद्धांत था बलबन का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कल हम लोग करेंगे खिलजी वंश, उसके बाद बाकी अगले क्लास में धीरे धीरे होता चला जाएगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आप लोग आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है भारत में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक, मतलब यहां पे पूछ रहा है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और मैंने आपको क्या बताया था, वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश विल बी योर राइट आंसर। इल्तुतमिश है आपका वास्तविक संस्थापक। नहीं देखो, यहां पे केवल संस्थापक है तो ऐबक भी हो सकता है। यहां पे करिए, जब भी आएगा आपका क्वेश्चन आएगा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक यहां पे लिखा होगा वास्तविक संस्थापक। आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि संस्थापक की बात हो तो ऐबक भी हो सकता है। वास्तविक संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये मैं कल आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। किसी को पता हो तो आंसर कर सकता है। रामचंद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव थे, मलिक काफूर थे, राणा रतन सिंह थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब हुआ? भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब हुआ और किसने किया? तो ये आपके तुर्कियों ने किया था, टर्किश, तुर्की, ठीक है, तुर्कियों ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया, मतलब जब राजा बन गया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा, किस सुल्तान के लिए कहा? ये कहा है आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी, चौधरी कहलाता था। रावत नहीं होगा, मलिक नहीं होगा, पटवारी नहीं होगा, कौन होगा? चौधरी होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद
भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश आएगा। सैयद वंश आएगा। ये पहले हम लोग खिलजी पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद वंश पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो गुलाम को सबसे अधिक दरबार में रखने वाला कौन था? सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक विल बी योर राइट आंसर। आगे तुगलक पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऐसे सुल्तानों की इस समय बड़ी जरूरत है। काफी बेरोजगार हमारे देश में टहल रहे हैं, इस बेरोजगारी को कम करना है। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। ये भी काफी महत्वाकांक्षी राजा था, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। इतिहास में उसी का नाम है जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है। इतिहास में नाम लिखने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो महत्वाकांक्षा है। आप कितना बड़ा चाहत आपकी कितनी बड़ी है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो ये भी है आपके फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? मुसलमान थे, कुषाण थे, सिथिन्स थे, मुगल थे? आंसर करिएगा। ये होगा आपका मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो बस ऐसे ही इसको देख लेंगे एक बार। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इल्तुतमिश नहीं, बलबन नहीं, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी होगा आपका राइट आंसर। एक दिन मैं लिखवा दूंगा कौन सा राजा और उसने क्या निर्माण कराया, ये भी अलग से करा दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिक्कत होती थी जब याद रखना होता था पहले। तो ये एक क्लास में करा दूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या होगी? लाहौर होगी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां? तो जफर खां, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की किसके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध। मतलब अलाउद्दीन ने मंगोलों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा है। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उम्र, मुक्तई? केवल एक, दो या तीन? एक, दो, तीन, एक, तीन, चार? तो भूमि उत्पादों पर लगने वाले करों की बात करें तो कौन कौन सा होता है आपका? खराज होता है, उम्र होता है और मुक्तई होता है। आपका राइट आंसर होगा डी, एक, तीन और चार। समझ में आई बात? खुम्स होता था जमीन का मतलब एक हिस्सा, मतलब 1/5वें भाग को बोलते थे खुम्स, जमीन के 1/5वें भाग को।
20%। इस्लामी जो है उसके मतलब बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ वर्ड है। तुगलक नामा की रचनाकार का नाम, इसने लिखा तुगलक नामा। बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी। अमीर खुसरो विल बी योर राइट आंसर, अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर मतलब विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो आपका टंका बना था चांदी का, शशिगना बना था ये भी चांदी का, और जीतल आपका बना था तांबे का। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर को ही। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया विभाग MBT। काफी मतलब इतिहास में काफी अलग है। कहते हैं इसकी मौत पे बोला गया था कि इसको प्रजा से और प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम लोग तुगलक पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे। आपकी इतिहास की क्लास कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी। दरअसल आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्यों क्लासेस बीच बीच में दिक्कत हो जाती हैं। तो दरअसल मुझे थोड़े दिन से काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक तो मुझे पेट में दिक्कत है, फिर मुझे जॉइंटिस की भी दिक्कत है, इसके अलावा और भी कई दिक्कतें हुई हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ता है। जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत आपके लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत होती रहे। जो आपसे प्रॉमिस किया है एटलीस्ट उसका कुछ परसेंट तो डिलीवर कर सकूं। कोशिश तो रहती है कि आपको 100% दूं, पर जब तक पूरी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब तक कुछ परसेंट आपको डिलीवर कर सकूं। तो बताइएगा हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी? आपको क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो भी हो खुल के आप कमेंट में लिख सकते हैं। सभी की कमेंट्स का बहुत स्वागत है। पॉजिटिव निगेटिव जो भी आप लिखेंगे हमारे लिए बिल्कुल आपका फीडबैक होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।